नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास विद असगर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संज्ञा के बारे में। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के भेद क्या होते हैं और उसके विशेष नियमों के बारे में। अंतिम में हम लोगों ने पढ़ा था संज्ञा के धर्म के बारे में। तो संज्ञा के 3 धर्म हमने बताया था कि संज्ञा का लिंग होता है, संज्ञा का वचन होता है और संज्ञा का कारक होता है। तो अब हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे इस वीडियो में और यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं संज्ञा के लिंग के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि संज्ञा के लिंग होती क्या है या लिंग की परिभाषा क्या होती है। जो संज्ञा के लिंग होती है उसका परिभाषा ये होती है कि संज्ञा का वह रूप जिससे इसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे संज्ञा का लिंग कहते हैं, यानी एक पहचान होता है। जब अंग्रेजी में हम इसका वर्गीकरण करते हैं तो अंग्रेजी में यह संज्ञा 4 प्रकार की होती है, यानी इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू इंग्लिश में ये 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, तीसरा होता है उभयलिंग यानी कॉमन जेंडर और चौथा होता है नपुंसकलिंग यानी न्यूटर जेंडर। तो यहाँ पर इंग्लिश में 4 होते हैं, वहीं पर जब हम इसका हिंदी में वर्गीकरण करेंगे तो ये मात्र 2 होते हैं। यानी हिंदी में जो लिंग का रूप होता है, लिंग के भेद होते हैं, वो 2 होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि इंग्लिश में जहाँ 4 प्रकार बांटा गया है, वहीं हिंदी पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। तो इसलिए हिंदी में वर्गीकरण करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो उभय लिंग और नपुंसक लिंग है ये भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही बांट दिए जाते हैं। तो यहाँ से अब कुछ नियमों और कुछ रूपों को हमें पहचानना पड़ेगा, कुछ नियमों को जानना पड़ेगा, जिससे हम ये समझ पाएँ कि ये उभयलिंग और नपुंसक लिंग किस तरीके से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समाहित होते हैं। तो इसके पहचानने के कुछ तरीके होते हैं, यानी लिंग के निर्धारण का तरीका होता है। लिंग का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है? तो लिंग का निर्धारण 3 प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिंग का निर्धारण क्या होता है। दोस्तों, लिंग का निर्धारण करेंगे 3 प्रकार से। पहला होता है रूप के आधार पर। रूप के आधार का मतलब हो गया बनावट के आधार पर, यानी आप देख के समझ पाएँ कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर, यानी आप जब उसका वाक्य में प्रयोग किए तब आपको समझ में आया कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। और तीसरा होता है अर्थ के आधार पर, यानी आप अर्थ के हिसाब से चलेंगे तो एक ही आएगा, लेकिन लिंग अलग अलग हो जाएंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर जब लिंग के निर्धारण में पहले रूप के बारे में हम चलते हैं, यानी रूप के आधार के बारे में, तो देखिए जब लिंग का निर्धारण हम रूप के आधार पर करते हैं तो रूप के आधार पर कुछ नियमों को हम समझते हैं। तो उससे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि आकारांत क्या होता है। वर्णमाला के चैप्टर में हमने बताया था कि ये जो आकारांत होता है, आकारांत का मतलब होता है अ से अंत वाले, ठीक है, यानी जिसके लास्ट में अ आ जाए। अब कहने का मतलब क्या है, जैसे लास्ट में आपने कहा कि राज, तो ये ज कैसे बनेगा भाई? ज वर्ण प्लस अ वर्ण, अंत किससे हो रहा है? अ से। इसका मतलब राज किस प्रकार का वाक्य शब्द हो गया? ये अकारांत का वाक्य हो गया। उसी तरीके से हम कहें इकारांत वाले क्या होंगे? इकारांत का मतलब जिसका अंत किससे हो? ई से हो। जैसे हमने कह दिया रवि, तो ये क्या हो गया भाई? इसका अंत कहाँ से हो रहा है? छोटी ई से हो रहा है, तो ये इकारांत का शब्द हो गया। अगर हम कहें कि ईकारांत वाला शब्द कौन सा होगा, तो जिसका अंत किससे हो? बड़ी ई से हो। जैसे हमने कह दिया नदी, अब यहाँ अंत किससे हो रहा है? बड़ी ई से, तो ये ईकारांत वाले शब्द होते हैं। तो सबसे पहले हम इसी अंत वाले, किससे अंत हो रहा है? अ से हो रहा है, अ से आ से हो रहा है, छोटी ई से हो रहा है या बड़ी ई से हो रहा है, इसके आधार पर पहचान सकते हैं। तो पहले रूप पर चलते हैं, रूप के आधार पर। जब रूप के आधार पर चलेंगे तो हम एक एक पहचानते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं पुल्लिंग पर। पुल्लिंग
का निर्धारण करते हैं कि पुल्लिंग की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें पहला होता है अकारांत या आकारांत वाले शब्द। दोस्तों, अकारांत या आकारांत वाले जो शब्द होते हैं वो सामान्यतया पुल्लिंग होते हैं। अब जैसे में आप बात करते हैं सूर्य, क्रोध, अंत कहाँ से हो रहा है? अ से अंत हो रहा है, ठीक है। अब आकारांत में ले लीजिए चीता, लड़का, घोड़ा, बेटा, इस तरीके से आप ले लीजिए गधा, ठीक है। इन सब का अंत कहाँ से हो रहा है? इन सब का अंत हो रहा है आ से, यानी ये आकारांत वाले शब्द हैं। तो सूर्य, क्रोध, चीता, लड़का, घोड़ा, बेटा, गधा, ये सब किस प्रकार के शब्द हैं? ये सब पुल्लिंग है, ये सब पुल्लिंग संज्ञाएं होती हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा नियम समझते हैं। यदि अंत में पा, पन, आव, आवा, खाना लगाओ, पा, पन, आओ, आवा, खाना लगाओ। तो कोई भी शब्द हो, यदि उस शब्द के अंत में पा लगा हो, पा वाला जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, बुढ़ापा है, मोटापा है, ठीक है। तो बुढ़ापा, मोटापा। उसी तरीके से पन वाला आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप कहें बचपन, लड़कपन, हाँ। आप इस तरीके से आव वाला ले लीजिए एग्जांपल, जैसे आप कहें घुमाओ, आवा में ले लीजिए, जैसे आप कहें दिखावा, ठीक है, बहकावा। खाना में एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे आप कहें दवा खाना, पागल खाना इत्यादि। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि शब्दों के अंत में पा लगा हो, पन लगा हो, व लगा हो यानी आव लगा हो, आवा लगा हो, खाना लगा हो, तो ये सभी के सभी शब्द क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। आप जैसे जानते हैं कि बुढ़ापा आता है, मोटापा कम किया जाता है, बचपन अच्छा होता है, लड़कपन अच्छा होता है, घुमाव ज़्यादा है, दिखावा नहीं करना चाहिए, दवाखाना या पागल खाना, ये दोनों शब्द भी क्या होते हैं? पुल्लिंग के शब्द होते हैं। तो ये दो नियम। इसी तरीके से इसमें एक आखिरी नियम, तीसरा नियम होता है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे वे भाववाचक संज्ञाएं, वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्व व य लगा हो, जिनके अंत में त्व व य लगा हो। जैसे अब त्व वाले में कोई एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल गुरुत्व ले लीजिए, ठीक है, गुरुत्व ले लीजिए, ममत्व ले लीजिए, अपनत्व ले लीजिए, कोई भी त्व लगा के अगर आप भाववाचक संज्ञा करते हैं तो ये हमेशा पुल्लिंग होता है। उसी तरीके से व लगा के आप करिए, जैसे आपने कह दिया गौरव, ठीक है, लाघव, तो गौरव क्या हो गया? ये भी पुल्लिंग हो गया। य लगा के आप जैसे बात करते हैं तो य में शब्द आएगा, कौन सा संज्ञा आएगा? जैसे शौर्य, ठीक है, तो शौर्य, गौरव, गुरुत्व, ये सब भी कौन से हैं? पुल्लिंग होंगे, ठीक है। तो तीन प्रकार से हम रूप के आधार पर पहचान सकते हैं। एक अकारांत और आकारांत वाले शब्द यानी अ और आ से अंत वाले। दूसरा अंत में यदि पा, पन, आव, आवा, खाना लगा हो, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, लड़कपन, घुमाव, दिखावा, दवाखाना, पागल खाना। और वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्व व य लगा हो यानी गुरुत्व, गौरव, शौर्य जैसे, तो ये सब के सब पुल्लिंग होते हैं। और फिर ठीक इसी तरीके से जैसे हम लोग पुल्लिंग को देखकर पहचान गए उसके बनावट के आधार पर, उसी तरीके से हम लोग स्त्रीलिंग को भी पहचान सकते हैं इसकी बनावट के आधार पर। तो अब दूसरा हम लोग चलते हैं स्त्रीलिंग के आधार पर, स्त्रीलिंग की पहचान के बारे में। जब हम स्त्रीलिंग की पहचान करेंगे तो इसमें भी कई नियम आते हैं। इसमें जब हम पहले नियम की तरफ चलते हैं,
तो पहला नियम ये कहता है कि आकारांत वाले शब्द, आकारांत वाले शब्द, देखिए हम लोग अभी पुल्लिंग में भी आकारांत लिए थे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसे शब्द हैं, चुनिंदा शब्द हैं जिसमें अंत आ से होता है लेकिन फिर भी वो स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें हैं जैसे हम लोग कहते हैं रमा, ललिता, महिमा, ठीक है। तो रमा, ललिता, महिमा, इन सब का अंत कहाँ हो रहा है? आ से अंत हो रहा है, ठीक है। तो यदि आ से अंत हो रहा है तो ये क्या है? स्त्रीलिंग, लेकिन कुछ ही शब्द हैं जिन्हें हमें याद रखना है, ठीक है। दूसरा होता है इकारांत वाले शब्द, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट आएगा। इकारांत वाले शब्द, इकारांत वाले शब्द का मतलब कि जिसका अंत कहाँ पर होगा? छोटी ई से होगा। जैसे हम कहते हैं कि रीति, जैसे हम कहते हैं तिथि, जैसे हम कहते हैं हानि, ठीक है। तो रीति, तिथि, हानि, ये सब कौन है? स्त्रीलिंग है। लेकिन हम लोग को इम्पॉर्टेंट याद क्या करना है? इसका अपवाद, ठीक है। ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आता है। अब अपवाद में जैसे आप लोग अपवाद में याद रखिएगा रवि, कपि, कवि। ये जो रवि, कपि, कवि, ये क्या है भाई? ये पुल्लिंग है, ठीक है। ये क्या है? ये पुल्लिंग है। तो इसे हमें याद रखना है कि प्रायः इकारांत वाले शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन रवि, कपि और कवि ये पुल्लिंग है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नियम पे, इकारांत वाले शब्द। इकारांत वाले शब्द, इकारांत का मतलब जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हो, जैसे नदी, रोटी, टोपी, ठीक है, ऐसे शब्द। अब लेकिन ये तो सब में हम बड़ी ई की मात्रा देख रहे हैं, अपवाद क्या है उसको याद रखिएगा। और ये कई बार पूछा गया है इस अपवाद के बारे में। तो अपवाद में आता है घी, हाथी, दही, पानी, ठीक है। घी, हाथी, दही, पानी, जी, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। ये सब पुल्लिंग है। जैसे जी नहीं लगता, वो वाला जी, अच्छा जी वाला नहीं, तो जी नहीं लगता। तो अब देखिए, जैसे घी अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, हाथी चलता है, दही खट्टा होता है, पानी पिया जाता है, जी नहीं मानता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? पुल्लिंग है, ठीक है। अब इसके बाद चौथा, अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में प्रत्यय लगाए जाते हैं, यानी निम्न प्रत्यय वाले शब्द। कौन कौन से? जैसे आवट, आहट, या, इमा, ता। अब देखिए आवट, आवट में कौन सा आता है? जैसे आता है मिलावट, है ना, बनावट, ये सब आएंगे। आहट में कौन सा आएगा? जैसे घबराहट, है ना, या मुस्कुराहट, घबराहट, मुस्कुराहट, इस तरीके के शब्द आएंगे। या में कौन सा आएगा? जैसे डिबिया, गुड़िया, इस तरीके के शब्द आ जाएंगे। ईमा में कौन सा आएगा? जैसे महिमा, है ना, महिमा। ता में कौन सा आएगा? ता में बहुत से शब्द आएंगे, जैसे सुंदरता, व्याकुलता, है ना। तो अब यहाँ पर जिस भी शब्द में प्रत्यय लगे हो, कौन सा प्रत्यय, या अंत में क्या लगा हो? आवट लगा हो, आहट लगा हो, या लगा हो, इमा लगा हो, ता लगा हो, तो इस प्रकार के जो संज्ञाएं होंगी, इस प्रकार का जो शब्द होगा वो कौन सा होगा? स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। तो रूप के आधार पर हम लोग पुल्लिंग भी समझ लिए और हम लोग स्त्रीलिंग भी समझ लिए। स्त्रीलिंग में आकारांत वाले शब्द, इकारांत वाले शब्द, ईकारांत वाले शब्द और इन प्रत्यय वाले शब्द। अपवाद याद रखना है, रवि, कपि, कवि पुल्लिंग है, घी, हाथी, दही, पानी और जी, ये भी क्या है? पुल्लिंग है।
ठीक है। अच्छा, तो ये तो अभी हम लोग चले थे पहला रूप के आधार पर। अब दूसरा हम लोग चलते हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार का मतलब हो गया कि हम लोगों को अब देखना होगा कि जब हम उसका प्रयोग किए तो प्रयोग में हमें कैसे पता चलेगा कि ये संज्ञा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो दूसरा चलते हैं प्रयोग के आधार पर। जब प्रयोग के आधार पर चलेंगे तो इसमें इसके मतलब होता है कि विशेषण, क्रिया या कारक चिन्ह से संज्ञा के लिंग का निर्धारण, यानी यहाँ पर आप संज्ञा के लिंग का निर्धारण किस प्रकार कर रहे हैं, उसके विशेषण के द्वारा, क्रिया के द्वारा या कारक के द्वारा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया विशेषण वाला कि अच्छा बेटा, ध्यान दीजिए। अच्छा, हम ये कह सकते हैं अच्छा बेटी, नहीं हो सकता। अगर हम कहें कि अच्छी बेटा, नहीं हो सकता। अब यहाँ पर इन केस हमें नहीं पता कि ये बेटा जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, लेकिन हम अच्छा से ज़रूर समझ गए कि यदि अच्छा लगा है इसका मतलब ये हो गया कि ये पुल्लिंग ही होगा। अपोजिट आप लोग को पता ही है, यदि ये पुल्लिंग है तो अच्छा लगेगा। यदि आपको ये समझना है कि यहाँ गलत है या नहीं, तो आप ये देख लीजिए, अगर अच्छा लगा है इसका मतलब यहाँ बेटा ही होगा। ठीक उसी तरीके से यदि अच्छी है तो कौन होगी, बेटी होगी। ठीक है, अच्छी बेटी होगी। अब यहाँ पर हमने किससे पहचाना, हम पहचाने अच्छा से और अच्छी से, और ये अच्छा और अच्छी क्या है, विशेषण हैं। तो यहाँ पर हमने पहचान किससे की, विशेषण, यानी वाक्य में जो प्रयोग हुआ है उस प्रयोग से हमें समझ में आया कि ये संज्ञा है या सर्वनाम है। तरीके से दूसरा समझते हैं, जैसे राजू की पुस्तक, राजू का चाकू। अब यहाँ पर क्या है भाई, देखिए दोनों में, इसलिए मैंने दोनों में राजू लिया है, दोनों में राजू ही है। लेकिन अब यहाँ पर हमें निर्धारण करना है कि पुस्तक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, चाकू स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो कैसे हमें समझ में आएगा, इसकी विभक्ति से या कारक चिन्ह से। और कारक चिन्ह क्या है, की और का। तो यहाँ पर जो ही प्रयोग हुआ की, तो ये की बता रहा है कि पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, और ये जो का है ये बता रहा है कि चाकू क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कारक चिन्ह के द्वारा भी पता चल गया, पहचान मिल गई हमें। अब तीसरा देख लेते हैं क्रिया के आधार पर। जैसे हम ये बोलें कि सुनील ने रोटी खाई, और फिर हम ये बोलें कि सुनील ने आम खाया। अब देखिए भाई, यहाँ पर दोनों जगह ही सुनील है और दोनों जगह पर कुछ ना कुछ वो खा रहा है। लेकिन जब खा रहा है तो हम सुनील के बारे में तो जानते हैं कि पुल्लिंग है। यहाँ हमें ये पहचानना है कि ये रोटी का लिंग क्या है और आम का लिंग क्या है। तो देखिए, रोटी को उसने क्या किया, खाई, और आम को क्या किया, खाया। तो चूंकि रोटी खाई इसलिए रोटी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, और आम खाया तो आम क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो यहाँ पर हमने किस तरीके से पहचान किया, यहाँ पर हमने पहचान किया क्रिया से। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर आप विशेषण, क्रिया या कारक चिन्ह से भी पहचान सकते हैं कि यहाँ पर यह पुल्लिंग के तौर पर प्रयोग हुआ है या स्त्रीलिंग के तौर पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब तीसरा और अंतिम रूप, तीसरा और अंतिम लिंग के निर्धारण के बारे में हम लोग पढ़े हैं अर्थ के आधार पर। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा है अर्थ के आधार पर। जब अर्थ के आधार पर चलते हैं तो यहाँ पर है कि अर्थ की दृष्टि से समान परंतु लिंग की दृष्टि से भिन्न।
परंतु लिंग की दृष्टि से भिन्न। यानी उनका अगर हम मीनिंग निकालेंगे तो एक ही चीज़ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन लिंग या तो पुल्लिंग हो जाएगा और कहीं पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, अब एक तरफ हम लिखते हैं पुल्लिंग और दूसरी तरफ लिखते हैं स्त्रीलिंग। अब कौन कौन से शब्द हैं भाई जो अर्थ में एक ही आते हैं लेकिन लिंग अलग अलग हो जाता है? जैसे ये देखिए एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जैसे विद्वान है तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? विदुषी। ठीक है, अब विद्वान और विदुषी दोनों का एक ही मतलब होता है कि काफ़ी अधिक नॉलेज वाला या काफ़ी अधिक नॉलेज वाली। लेकिन यदि नॉलेज वाला है तो विद्वान होगा और नॉलेज वाली है तो विदुषी हो जाएगा। उसी तरीके से कवि है तो कवि स्त्रीलिंग में जब प्रयोग होगा तो कवयित्री हो जाएगा, तो कवयित्री हो जाएगा। उसी तरीके से यदि साधु है तो क्या हो जाएगा? साधुवाइन नहीं, साध्वी। साधु का क्या हो जाएगा? साध्वी। इस तरीके से नेता है तो क्या होगा? नेताइन नहीं, इसका हो जाएगा नेत्री। ठीक है, उसी तरीके से यदि अभिनेता है तो क्या हो जाता है? अभिनेत्री हो जाता है। यदि महान है तो इसका स्त्रीलिंग में क्या प्रयोग होगा? महती। क्या प्रयोग होगा? महती। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं कि वह एक अच्छा नेता है। ठीक है, या हम कहेंगे कि मोदी जी एक अच्छे नेता हैं। फिर इसी तरीके से हम बोलें कि मायावती एक अच्छी नेत्री है। अब यहाँ पर मायावती क्या है भाई? नेत्री, यानी स्त्रीलिंग है, और मोदी जी क्या है? नेता। ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि आपकी महान कृपा होगी तो गलत है भाई, क्योंकि आपकी मैंने लगाया है और की यहाँ पर है कारक चिन्ह, और की कारक चिन्ह से पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है, और यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के लिए महती का प्रयोग होना चाहिए था। यानी सही सेंटेंस क्या होगा? आपकी महती कृपा होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम बोलें कि वह एक महान साधु है, वह एक महान साधु है, ये सही है। लेकिन अगर हम ये बोलें कि वह एक महान साध्वी है तो यह गलत हो गया, क्योंकि साध्वी है तो स्त्रीलिंग हो गया। इसके लिए प्रयोग क्या होगा? वह एक महती साध्वी है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ ले होंगे अच्छे से। इसके अलावा भी कुछ और नियम होते हैं, इन्हें भी हम अच्छे से समझते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन को छोड़कर सभी नदियों के नामों का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गंडक, कोसी, मतलब कोई भी नदी हो वो सभी नदी स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन ये तीनों नदियाँ पुल्लिंग होती हैं। उसी तरीके से अगला नियम है कि क्रियार्थक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। जैसे नहाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जो यहाँ पर नहाना है वो क्रियार्थक संज्ञा है, लेकिन ये नहाना पुल्लिंग है इसलिए इसके लिए होता है लगाया गया है। टहलना हितकारी होता है तो टहलना पुल्लिंग है। गाना एक व्यायाम होता है तो गाना यहाँ पर पुल्लिंग है। अरबी, फारसी, उर्दू के त अंत वाली संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे मोहब्बत, शोहरत, इज़्ज़त, ज़िल्लत, किल्लत, शरारत, क़यामत, नज़ाकत, गनीमत, यानी जितने भी शब्द जो अंत में त आते हैं और अरबी, फारसी, उर्दू से संबंधित हैं वह प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अब संज्ञा के वचन के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।